हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं, हमारा प्रदूषण आया है। प्रदूषण कई मायने में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टॉपिक है ये। आपके लिए कई मायने में इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे आप ऐसे के रूप में लिखो चाहे जिस मर्जी में लिखो। लेकिन कहते हैं एयर प्रदूषण यानी जो प्रदूषण है बहुत ही खतरनाक है। हम अनेकों दैनिक क्रियाएं करते हैं, जैसे नहाते हैं एवं कपड़े धोने के लिए साबुन या डिटर्जेंट का उपयोग करते हैं। ऐसा करने पर हम पानी में कुछ रासायनिक अवशिष्ट भी मिला देते हैं और इनकी गुणवत्ता में बदलाव आ जाती है। आप चाहो चाहे ना चाहो, आप किसी न किसी रूप में जो है पानी में जो है वेस्ट मटेरियल मिला ही देते हो, चाहे आप जानबूझ के करो चाहे अनजाने में करो। यह अपनी लापरवाही या अज्ञानतावश तालाब और नदियों के पानी में मिल सकता है। खाना पकाने के लिए लकड़ी के प्रयोग से धुआं हवा में मिलती है और कृषि संबंधी क्रियाओं में परिणाम स्वरूप जो है उर्वरक कीटनाशी और पर्यावरण प्रवेश कर जाते हैं। तो ये सारे जो होते हैं कई मायने में जो है पर्यावरण के लिए नुकसानदायक ही साबित होते हैं। कहते हैं अवांछनीय पदार्थों के अनुचित संग्रह में एकत्र होने का जीवों पर उनके पर्यावरण पर जो है प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसे ही प्रदूषण कहते हैं। यानी कोई भी अनवांटेड चीज़ हो सकता है जो कि पर्यावरण को दूषित करता हो, उसी को ही हम प्रदूषण कहते हैं। अगर एक फैक्ट के रूप में देखा जाए तो पर्यावरण विशेष रूप से वायु, जल तथा भूमि को भौतिक, रासायनिक और जैविक अवलक्षणों में अवांछनीय परिवर्तन के मानव आबादी, वन जीवन, औद्योगिक जो है प्रक्रियाएं और सांस्कृतिक विरासत, भवन, स्मारक पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसे हम प्रदूषण कहते हैं। देखिए, प्रदूषण कई मायने में खतरनाक है, क्योंकि इससे कोई भी चीज़ वंचित नहीं रह सकता, चाहे वो वन जीवन हो, चाहे मानव आबादी हो, चाहे औद्योगिक प्रक्रियाएँ हैं, चाहे सांस्कृतिक विरासत, भवन या स्मारक हो, सबको जो है इससे काफ़ी नुकसान होता है। इसलिए एयर पोल्यूशन सबसे खतरनाक और जो है विषैली माना जा सकता है। कहते हैं अगर एयर पोल्यूशन के साथ एक और प्रदूषण आता है जिसको हम प्रदूषक कहते हैं। कहते हैं पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले एजेंट को प्रदूषक कहते हैं। जो पर्यावरण को दूषित करता है उसके लिए जो एजेंट होते हैं उसे हम प्रदूषक कहते हैं। ठीक है, तो यही हम अब जो है प्रदूषक की डेफिनेशन हम इस बात से समझ सकते हैं। अब देखा जाए प्रदूषण के प्रकार। देखिए, प्रदूषण के कई प्रकार होते हैं। कहते हैं क्षेत्र या पर्यावरण के प्रभावित भाग के आधार पर प्रदूषण जो है वायु प्रदूषण में आता है, जल प्रदूषण में आता है, मृदा प्रदूषण में आता है और ध्वनि प्रदूषण में आता है। तो हम सबके बारी बारी जो है विस्तार से जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये प्रदूषण जो है इंसानों के साथ साथ जीव जंतु पर कितना प्रभाव डालता है और आने वाले समय में जो है पर्यावरण हमसे कैसे रुष्ट होगी इन प्रदूषणों की वजह से। तो सबसे पहले हमारे समक्ष आता है वायु प्रदूषण। तो यहाँ जो है वायु प्रदूषण, देखिए हम जानते हैं कि हवा में सांस लेते हैं। ठीक है, प्रत्येक जीव जंतु जो है हवा में सांस लेता है। अगर हवा स्वच्छ न हो तो न जाने कितने प्रकार की बीमारी जो है उसके शरीर में आ जाएगी। इसे हम महसूस कर सकते हैं, यहाँ तक कि हम सूंघकर बता सकते हैं कि ताज़ी है या बासी दूषित है। किसी क्षेत्र में धुआं निकलते देखा बिना वायु प्रदूषण की ओर ध्यान आकर्षित नहीं होता है। जो है मानवीय गतिविधियां जैसे घर में खाना बनाने से लेकर अत्यधिक जो है यंत्रीकृत उद्योग के विकास कारण वायु प्रदूषण होते हैं। दोस्तों, आज वायु प्रदूषण के लिए कोई कारण सोचने की जरूरत नहीं होती है। ऐसे ही वायु प्रदूषण आपके जाने अनजाने में होते चले जा रहे हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक और बहुत ही डेंजरस कह सकते हो। अब देखिए यहाँ पर वायु प्रदूषण के स्रोत कौन कौन से हैं। कहते हैं वायु प्रदूषण के सिर्फ दो ही स्रोत हो सकते हैं। एक तो है प्राकृतिक, जो स्वयं ही प्रदूषित कर रही है। दूसरा है मानव निर्मित एक्टिविटी। अब देखिए जो है प्राकृतिक स्रोत कौन कौन से हैं, जैसे ज्वालामुखी की राख, आंधी, जंगल आग से उत्पन्न होने वाले धुआं, ठीक है, और फूलों द्वारा वायु में पराग कणों के फैलने से। तो ये एक तरह का प्रदूषण है जो स्वयं ही प्राकृतिक करती है। लेकिन मानव अजनित, मानव निर्मित स्रोत को देखा जाए, प्रदूषण देखा जाए, तो इसका कहते हैं ना कहीं अंत ही नहीं है। इतने मनुष्य के द्वारा प्रदूषण हो रही है जिसको गिनाना भी संभव नहीं है। लेकिन फिर भी हमने यहाँ कोशिश किया है, जैसे कि कोयला, कच्चा तेल का प्रयोग करके वायु यंत्र में यानी पावर स्टेशनों में उपयोग किया जाता है। कोयला, पशुओं के गोबर के उबले, लकड़ी, केरोसिन आदि चलाने वाली भट्टियाँ, तो इससे जो होता है वायु प्रदूषण होती है। साथ में रेल परिवहन, स्टीमर, मोटर वाहन आदि में जो है प्रयुक्त वाष्प इंजनों के आदि से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और वायु में आगे मिल जाता है। कहते हैं पेट्रोल, डीजल, केरोसिन आदि से चलित मोटर व आंतरिक दहन इंजन आदि सारे को सम्मिलित है। घरेलू ईंधन के रूप में जो है वनस्पतिक तेल, केरोसिन और कोयला सब आते हैं। मल एवं जल के घरेलू नालिकों से निकलने वाली दुर्गंध युक्त गैसें भी ये कारण बन सकती है। हवा में पीड़कनाशी अवयव के रूप में भी हो सकती है, जैसे कि हम खेतों में कीटों से बचाने के लिए पीड़कनाशी का छिड़काव करते हैं, तो इसे कई मात्राओं में जो है वायु में भी
जो है घुल जाती है। अब देखा जाए तो मुख्य वायु प्रदूषक कौन कौन से हैं, यहाँ पर हम कुछ प्रदूषक के बारे में चर्चा करेंगे जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हमारे आए दिन जो है इसकी वजह से होता है। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड से तो आप भली भांति परिचित ही होंगे। आप ऑक्सीजन इनहेल करते हो और सदैव कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो, तो आपको पता ही है कि जितनी जनसंख्या है, अगर इतनी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी गई तो क्या होगा, हमारा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, हमारे लिए ऑक्सीजन की मात्रा ही खत्म हो जाएगी। क्यों खत्म होगी, आपका प्रश्न होगा। क्योंकि हमने पेड़ पौधों को काट दिया है। अब हमने पेड़ पौधों को जब काट दिया है तो आपको स्वच्छ हवा कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी? क्या आप ऑक्सीजन बना सकते हो? क्या आप बड़े बड़े घर में मशीन लगा सकते हो ऑक्सीजन बनाने वाली? दोस्तों, ये संभव ही नहीं हो सकता। कहते हैं आज जितना भी आप ऑक्सीजन लेते हो, ग्रहण करते हो, ये कई ना कई रूपों में, किसी न किसी रूप में वायु से ही, यानी पर्यावरण से ही प्रभावित होती है या पर्यावरण से ही बनती है। चाहे आप जितना मर्जी मशीन लगा लो, जितना भी आप मानव यंत्र बना लो, कहते हैं कुछ भी उससे होने वाला नहीं है। जो नेचुरल होता है वो नेचुरल ही होता है। तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वायु प्रदूषण की जो है सहभागी जो है मुख्य गैस में से एक कार्बन डाइऑक्साइड को माना गया है। यह कारखानों में, फैक्ट्री, पावर स्टेशन, घर आदि में ईंधन के दहने से परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। कहते हैं वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से निम्न प्रभाव पड़ते हैं। सबसे बड़ा प्रभाव तो यही पड़ता है पौधा घर यानी ग्रीन हाउस प्रभाव से जो है वायुमंडल ताप और वैश्विक ताप, ग्लोबल वार्मिंग का वृद्धि, इससे जलवायु में भी परिवर्तन देखने को मिला है। आगे देखा जाए तो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की जो है उत्पत्ति में हर्ष। देखिए, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में वृद्धि के परिणाम स्वरूप पानी में इसकी घुलनशीलता के कारण समुद्र के पानी की अम्लता में वृद्धि होने से उत्पादन में हर्ष होने लगेगा। आपने सुना होगा कभी टीवियों में जो है एक समाचार में सुना ही होगा कि कई क्षेत्र में जो है मछलियां मर गई है समुद्र के या नदियों में। तो कारण क्या होता है, उसमें अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड के घुल जाने से ऐसा होता है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं बड़े बड़े इंडस्ट्री से निकलते हैं और सबके सब जो है पानी में विसर्जित कर देते हैं। जैसे जितने भी उसमें जीव रहती है वो सारे जो है मृत्यु के गोद में समा जाती है। तो ये बहुत ही घातक सिद्ध होती है। जो है मैरीन जीव के जो लोग जो है जीव जंतु हैं, जो समुद्री जो जीव जंतु हैं, चाहे वो नदियों के जीव जंतु हैं, उनके लिए बहुत ही घातक सिद्ध होती है। कहते हैं अगर देखा जाए वैश्विक तापमान के कारण, कहते हैं धरातल तापमान वृद्धि के फलस्वरूप महाद्वीप पर्वतीय जो है ग्लेशियर में पिघलने से कुछ देशों में जो है समुद्र तट क्षेत्र में बाढ़ आ जाएगी। देखिए, ये कोई दो राय नहीं है। अगर ग्लेशियर पिघलता है तो ग्लेशियर की पानी जो है हद से अधिक है और ये प्रलय लाने के लिए पर्याप्त है। और ग्लेशियर अगर पिघला तो हो सकता है कि आने वाला टाइम में सबसे बड़ा प्रलय आ जाए। क्योंकि आपको पता है ग्लेशियर क्यों पिघल रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की जो उत्पत्ति है हद से अधिक हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न हो रहा है। और कार्बन डाइऑक्साइड एक तरह से देखा जाए तो काफ़ी गर्म होता है और गर्म से क्या होता है, ग्लेशियर पिघलता है और ग्लेशियर पिघलेगा तो 100% जो है धरती जलमग्न में समाएगा। उसके पश्चात है सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड भी एक इम्पोर्टेंट ही है जो कि पर्यावरण को काफ़ी क्षति पहुंचा रहा है। कहते हैं ये शक्ति संयंत्र बिजली घरों में कोयला जलने एवं मोटर वाहनों, कार, ट्रक आदि से उत्पन्न होता है। इसमें जो है पादपों में हरित तमान जो हिमेंता या क्लोरोफिल का जो है उत्कर्ष जो है मनुष्य में आंखों में जलन, श्वास नालिका में क्षति, दमा, श्वास शोध यानी ब्रोंकाइटिस तथा भवनों का जो है रंग फीका पड़ने लगता है। आपने ताजमहल के रंग तो जानते ही होंगे। ताजमहल जो है संगमरमर से बनाया गया, लेकिन अभी के समय वो पीला पड़ता चला जा रहा है। तो इसका जो है सल्फर डाइऑक्साइड ही सबसे बड़ा कारण है। कहते हैं वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड की अधिक सांद्रता के कारण सल्फर डाइऑक्साइड की वर्षा बूंदों में घुलने के कारण सल्फ्यूरिक अम्ल निर्मित होती है, जिसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। आपको पता ही कि आए दिन अम्लीय वर्षा के बारे में सुनते भी हो और जानते भी हो, क्योंकि इतने पोल्यूशन फैल गए हैं, इतना सल्फर डाइऑक्साइड वायु में फैल गया है कि जब भी रेन होती है उसमें जो है एसिडिक रेन 100% होती ही होती है। इसमें कोई दो राय नहीं है और यहाँ पर दो विचारधारा हो ही नहीं सकती। तो सल्फर डाइऑक्साइड के मिल जाने की वजह से ही अम्लीय वर्षा होती है और इसकी वजह से फसलों जो होते हैं नष्ट होते हैं और हमें भी कई तरह की बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है। तभी देखते हो एक बीमारी जाता नहीं है कि दूसरे बीमारी जो है अपना सर उठा लेता है। कारण क्या है, हमारा जो है पर्यावरण दूषित होती चली जा रही है। पर्यावरण में जो है हर चीज़ दूषित होता जा रहा है, चाहे वो धरती प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो, ध्वनि प्रदूषण हो। आजकल तो ध्वनि प्रदूषण भी कम नहीं है। तो ये क्यों नहीं होगा हमारे जीवन में? हमारे जीवन को जो है नस दस हमने स्वयं ही किया है।
अगला जो कार्बन बनता है वो बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड जो है कार्बन डाइऑक्साइड का ही एक रूप है जो उसी से बनता है। अगर CO को अगर CO2 से हम CO से रिएक्शन करा दे तो 2CO का निर्माण होगा, जिसका मतलब है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, लकड़ी के कोयले के जो है अपूर्ण दहन के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। डीजल एवं पेट्रोल प्रयोग करने वाले मोटर वाहन कार्बन मोनोऑक्साइड के मुख्य स्रोत होते हैं, जो पर्यावरण में जो है संयोजित हो जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में अधिक हानिकारक होती है। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड जो है कार्बन डाइऑक्साइड से भी बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि ये एक विषैली गैस होता है। आपने कहीं सुना होगा, कहीं देखा होगा टीवी में, या किसी से सुना भी होगा कि एक घर में क्या किया, किसी व्यक्ति ने आग जला लिया ठंड के मौसम में। ठीक है, घर में क्या किया, आग जला दिया और खिड़की दरवाजे सारे बंद कर लिए। अगला दिन पता है उसमें से एक भी बंदा उठ नहीं पाया। क्यों? क्योंकि सारे के सारे मर गए। कारण क्या था? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। क्योंकि आपको पता है लक्कड़ जलाओ चाहे कोयला जलाओ, उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलता है, और आप लोग भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे होते हो, ऑक्सीजन लेते हो, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे होते हो। तो पूरे घर में जो था कार्बन मोनोऑक्साइड भर गया, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड भर जाने की वजह से आपको ऑक्सीजन नहीं मिला, और जो है ऑक्सीजन न मिलने की वजह से जितने भी व्यक्ति घर में सोए हुए थे सब के सब जो है यमराज के गोद में समा गए। तो ये सबसे बड़ा इफेक्ट होता है, और कई बार आपने न्यूज़ में ये सब देखा होगा। इसलिए कभी भी अगर घर में आग जलाते हो तो याद रखना सोने से पहले ही उसको डिस्ट्रॉयड कर दो, या आपने आग जलाया है तो कोई ना कोई खिड़की या दरवाजे जरूर खोल के छोड़ो, नहीं तो आप भी इसका शिकार बन सकते हो। देखिए दोस्तों, पढ़ाई लिखाई का मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ पढ़ ले, रट ले और जो है मार्क्स ले ले और अपने आप को आगे बढ़ा ले। नहीं, जब तक आप जो है अपने गलत कदमों को नहीं रोकोगे अपने ज्ञान की चशु से, तब तक पढ़ने का कोई अर्थ नहीं होता है। तो ये तो जनरल बात थी जिसको आपको समझना भी चाहिए, और इसको जो है कहीं दिमाग में बैठा भी लेना चाहिए कि कभी भी सर्दी में अगर आपके माता पिता कोयला जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, तो उसको याद रखना कि सोने से पहले ही उसको घर से बाहर कर देना ज़रूरी है। और जब तक आप न सो तब तक कुछ देर के लिए घर के दरवाजे जरूर खोल के रखो, जिससे ऑक्सीजन आपके घर में परिपूर्ण रहे और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस न बन पाए। कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड का ही अधिक हानिकारक होता है। ये एक जहरीला गैस है, ये स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती है, और हीमोग्लोबिन के प्रति अधिक आकर्षण के कारण रक्त प्रवाह में पहुँचने पर यह गैस ऑक्सीजन से प्रतिस्थापित करती है, और जैसे सिर चकराता है, सिर दर्द होता है और हृदय के संबंध कार्य करने में बाधा पहुंचती है। आप कभी सोचते हो, देखते होंगे कि काफ़ी देर तक अगर आप आग सेकते हो तो आपके शरीर में जो है सर में दर्द होने लग जाता है। कारण यही होता है कि उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, और आप उसको बैठ के वहीं पे इनहेल कर रहे होते हो, तो इससे आपको जो है सर दर्द होना स्वाभाविक सी बात बन जाती है। उसके पश्चात है फ्लोराइड्स। देखिए फ्लोराइड जो होती है गर्मी किए जाने का, फ्लोराइड एक चट्टानें सब जो मृदाएं और खनिज जिनमें फ्लोराइड होते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के उत्सर्जन करते हैं। यह एक अत्यंत विषैली गैस है जिससे मवेशी और पशुओं आदि को भयंकर हानि पहुंचती है। उसके बाद नाइट्रेट के ऑक्साइड्स, कहते हैं नाइट्रिक कुछ ऑक्साइड जैसे कि नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रिक ऑक्साइड NO2O तथा नाइट्रस डाइऑक्साइड CONO2 प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा तथा तापीय शक्ति स्टेशन ताप से जो है बिजली घरों, कारखाने, वाहनों और वायुयानों में उत्पन्न होते हैं। ये कोयला पेट्रोलियम के जलने से उत्पन्न होते हैं, इसलिए मनुष्य के रक्त में ऑक्सीजन वहन क्षमता में कमी करते हैं, और इसमें आंखों में जलन और त्वचा कैंसर की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। उसके पश्चात है देखिए धूम यानी स्मॉग। कहते हैं यदि अंग्रेजी शब्द स्मोक शब्द लिया गया तो फॉग मेल से बना है। अंततः धूम धुआं धूल कणों एवं छोटी छोटी कोयले की बूंदों की मिश्रण होती है। इसके उत्कर्ष यानी क्रसिस हो सकते हैं, और यह पत्तियों में सफेद परत यानी रजत रोग विलपित का निर्माण भी करती है। कहते हैं मानवों और जानवरों में यह दम्मा एवं एलर्जी भी उत्पन्न करती है। आगे जो है दोस्तों हमारा है एरोसोल कुलर प्रोडक्ट यानी एरोसोल एस्प्रेसिव फ्लोरेंट। देखिए ये जो है काफ़ी मानने में आप अपने घर में ही इसको इंस्टॉल करते हो। कैसे? कहते हैं वायु में निलंबित सूक्ष्म कणों को एरोसोल कहा जाता है। एरोसोल में मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं जिनका प्रयोग रेफ्रिजरेटर में किया जाता है, और लाइट जो है डब्बों में होती है, और ये ओजोन परत के अपक्षय के कारण बनती है। देखिए दोस्तों कहते हैं ना कि आप अपने घर में ही क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी एक बहुत ही विषैली गैस को जो है सम्मिलित कर रखे हो।
कहते हैं आप लोग जहर के साथ ही जीवन व्यतीत करते हो। आपको ठंडा पानी बहुत पसंद आता होगा, लेकिन आपको पता नहीं है ठंडा पानी क्यों होता है। वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से होता है। उसमें जो गैस भरी जाती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन भरी जाती है। अब मानिए, थोड़ा सोचिए कि वो गैस जो है आपके खाने में जो है ठंडा कर रहा है, ठीक है, अब पानी को भी ठंडा कर रहा है, क्या वो आपके बॉडी में नहीं जाता होगा? थोड़ा सोचिए और विचार कीजिए। इसमें मैं अधिक बोलूँगा नहीं, क्योंकि ये सोचना, विचार करना और अपने जीवन के साथ खेलना ये आपको स्वयं ही पता होगा। कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है सिर्फ आपको रेफ्रिजरेटर से ही होती मिलती है। अगर आप एसी भी यूज़ कर रहे हो तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन वहाँ पर भी होता है। यानी जितने भी ठंडा करने वाले जो है वस्तु है, यंत्र है, सब में जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन डाली ही जाती है। चाहे आपका वो गाड़ी में क्यों ठंडा करने वाला यंत्र क्यों ना हो, सभी में क्लोरोफ्लोरोकार्बन डाली जाती है। तो समझ जाइए कि आप किस सिचुएशन से गुजर रहे हो और कैसे सांस ले रहे हो। इसमें मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। उसके पश्चात है घरेलू वायु प्रदूषक। देखिए, घरेलू वायु प्रदूषक के विषय में तो आपको पता ही होगा। जैसे आए दिन और सड़कों रोडों घर के पास देखते ही रहते हो, सिगरेट, बीड़ी, सिगार, अन्य जलाने वाले तम्बाकू युक्त पदार्थों निकलने वाले धुआं, कोयला, कास्ट, उपले, केरोसिन तेल और द्रव्ययुक्त गैसों का जलना मुख्य जो है घरेलू प्रदूषक कहलाता है। घरेलू प्रयोगों में कोयला, केरोसिन तेल, लकड़ी, उपले आदि के जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड जो है, सल्फर डाइऑक्साइड आदि गैस उत्सर्जित होते हैं। इन प्रदूषकों के कारण होने वाले प्रदूषण से जो है श्वास रोध यानी दम घुटना, आँख व फेफड़े की बीमारी व अल्प दृष्टता उत्पन्न होती है, जो कि बहुत काफ़ी घातक होती है। उसके पश्चात है वायु प्रदूषण के प्रभाव। देखिए, वायु प्रदूषण पर देखा जाए तो बहुत प्रभाव पड़ता है। तो कुछ प्रभाव जो है यहाँ पर तालिका में दिखाया गया है। तो देखते हैं पहला प्रदूषक कौन है। यहाँ पर पहला प्रदूषक आता है कार्बन यौगिक यानी CO2। स्रोत क्या होता है? मोटर वाहन, लकड़ी और कोयले से जलने से। और इसका हानिकारक प्रभाव कहाँ पड़ता है? श्वसन संबंधी समस्याओं में, पौधा गठन, ग्रीन हाउस प्रभाव, वैश्विक तापमान और जलवायु परिवर्तन में कार्बन डाइऑक्साइड का जो है हद से अधिक प्रभाव पड़ता है। उसके बाद है प्रदूषण सल्फर यौगिक यानी SO2 + H2S। ये दो एजेंट हैं और इसकी वजह से जो होता है शक्ति यंत्र जो रिफाइनरी, ज्वालामुखी, विस्फोट में ये काफ़ी मात्रा में निकलता है। और इसका हानिकारक प्रभाव क्या पड़ता है? मानवों में श्वसन समस्याएं, पौधों में वनहरित क्लोरोफिल की कमी, क्लोरोसिस नामक रोग और अम्लीय वर्षा दो इसका सबसे बड़ा कारण बनता है। उसके पश्चात नाइट्रेट यौगिक यानी NO और N2O। ये कहाँ निकलता है? मोटर द्वारा छोड़े गए धुआं वायुमंडलीय अभिक्रिया में। इससे क्या होता है? मानवों के आंखों में, फेफड़ों में जलन, पादपों की उत्पादकता में कमी होना, जो है अम्ल वर्षा से पदार्थ जो है अधातुओं के पत्थर की क्षति पहुँचाता है। और अगला जो है हमारा हाइड्रोकार्बन, बेंजीन, इथिलीन, निलंबित कण और जो SPL, ठीक है, निलंबित कण कहते हैं, जैसे SPL इथेनॉल होता है। इसमें मोटर वाहन और पेट्रोलियम उद्योग में होता है और इसका सबसे बड़ा जो इफेक्ट पड़ता है श्वसन समस्याओं में पड़ता है और कैंसर उत्पन्न करने वाले गुणों भी इसमें मौजूद होते हैं। आगे हमारा निलंबित कण द्रव्य यानी SPM। हवा में निलंबित कोई भी ठोस या द्रव्य कण, राख, धूल, शीशा आदि उपयुक्त होते हैं। ये तापीय शक्ति संयंत्र निर्माण और जो है गतिविधियां, धातु कमियों और प्रक्रिया, मोटर वाहन में इसका जो है प्रयोग होता है। इससे क्या होता है? जो है दृष्टता में कमी होने, श्वसन समस्याएं होती है, शीशा, लाल रक्त कणिकाओं के विकास में व्यवधान उत्पन्न करते हैं, वह फेफड़े के रोग एवं कैंसर उत्पन्न करते हैं। यानी कैंसर भी इन्हीं कारणों से होता है। धूम या स्मोक का मतलब ही होता है धुआं या कोहरा, निर्माण के कारण ये बनते हैं। उसके पश्चात अंतिम जो है हमारा रेशे, कपास, ऊन। देखिए, वस्त्र उद्योग या कालीन जो है बुनाई उद्योग में ये उपयोग होता है और इससे जो होते हैं फेफड़े के विकार, फेफड़े के संबंधी कई प्रकार की बीमारियां हो जाती है। उसके पश्चात वायु प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण कैसे किया जा सकता है। कहते हैं वायु प्रदूषण दो प्रकार के गैसीय होते हैं और कणकीय होते हैं। गैस वायु प्रदूषण का नियंत्रण करने की कुछ विधियां हैं। सबसे पहले तो दहन है। देखिए, यह तकनीक कार्बनिक गैसों और वाष्प के रूप में विद्यमान वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए यानी वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए प्रयोग की जाती है। इस विधि में कार्बनिक वायु प्रदूषक पर ज्वाला दहन तकनीक यानी फ्लेम कम्बशन टेक्निक, जिसे हम उत्प्रेरक दहन यानी कैटलिस्ट कम्बशन भी कहते हैं, का प्रयोग किया जाता है। इस तकनीक के द्वारा कार्बनिक प्रदूषक कम हानिकारक पदार्थों एवं जल में जो है परिवर्तित हो जाती है। अगला है अवशोषण या एब्जॉर्प्शन। देखिए, अवशोषण का प्रक्रिया जिसमें एक पदार्थ मार्जक जैसे अवशोषित पदार्थ होकर गुजरते हैं, दूसरे पदार्थ जैसे मार्जक यानी स्क्रैबर की तरह प्रवेश करता है। और इस तकनीक में गैसीय प्रदूषक अवशेषक पदार्थ जैसे ही इस मार्जक से होकर गुजरता है। इन मार्जकों में एक द्रव्य अवशोषक होता है। यह द्रव्य अवशोषक गैसीय वही स्वत्र में विद्यमान प्रदूषकों को हटा देता है
और इस प्रकार जो है मर्जक से बाहर आने वाली हवा प्रदूषित रहित होती है और इसे वातावरण में विसर्जित भी कर दिया जाता है। उसके बाद है अधिशोधन यानी एडब्जॉर्प्शंस। ये अधिशोषण जो का मतलब दोस्तों यही होता है कि एक प्रक्रिया है जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के तल पर चिपक जाते हैं और इस तकनीक में जो है गैसीय वरिष्ठ तापमात्रा में रखे गए सरंध्र ठोस अवशेषकों पर गुजारा जाता है और गैसीय प्रदूषक सरंध्र पदार्थ की सतह पर चिपक जाते हैं। वह ये शुद्ध हवा बाहर निकल जाती है। कार्बनिक और अकार्बनिक गैसीय जो है अवयव गैस अधिशोषक की सतह पर जो है भौतिक अधिशोषण द्वारा अवरुद्ध हो जाते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात रखता है। अगर यहाँ पर एक चित्र देखोगे तो वायु प्रदूषण प्रमुख प्रभाव यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए, जीवाश्म ईंधन का जलना, पेंट विलायक, पिलकनाशी, वजन उन्मूलन, जीवन ईंधन का जलना, फोम, प्लास्टिक फोम, अग्निशमक, रेफ्रिजरेटर, सारे के सारे जो है यहाँ पर प्रदूषण के मुख्य स्रोत हैं। उसके पश्चात है कणकीय वायु प्रदूषण नियंत्रण करने की विधि। देखिए, कणकीय वायु प्रदूषण जैसे धूल, कलिक, राख आदि को जो है वस्त्र फिल्टरों स्थित जो है विद्युत अवक्षेपों या आर्द्र मजकों में यांत्रिक युक्तियों आदि द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। कहते हैं वस्त्र फिल्टर एंड फैब्रिक फिल्ट्रेट। इस तकनीक में धूल, कलिक और राख युक्त गैसीय उत्सर्जनों को सरंध्र वस्त्र फिल्टर बुने हुए या भरे हुए से गुजारा जाता है और प्रदूषक कण इस वस्त्र में अवरुद्ध हो जाते हैं और फिल्टर में एकत्र कर लिए जाते हैं। वह प्रदूषक कण रहित गैस निमुक्त हो जाते हैं। उसके पश्चात है यांत्रिक युक्तियाँ। देखिए, ऐसी अनेकों युक्तियाँ जो है जिनके द्वारा हवा को स्वच्छ रखने के लिए प्रदूषण हटाने जा सकते हैं। सबसे पहले तो यही गुरुत्व प्रभाव का प्रयोग करके, जिसमें कण जो है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे बैठ जाते हैं। दूसरा है गैस प्रभाव की दिशा में अचानक परिवर्तन करने में अपेक्षित अधिक संवेग के कारण कण जो है पृथक हो जाते हैं। तो ये मेथड भी है जिसको हम जो है दूषित कणों को हटा सकते हैं। उसके पश्चात है स्थिर विद्युत अवक्षेप। इस तकनीक में एक गैसीय एरोसोल धूल एवं धुएं के रूप में मौजूद होता है। युक्ति वायु द्वारा स्थिर विद्युत अवक्षेप के दो इलेक्ट्रोलाइटों के बीच से गुजारा जाता है और इस प्रक्रिया के दौरान जो एरोसोल और इलेक्ट्रोडोस पर अवक्षेपित हो जाती है। उसके पश्चात वायु प्रदूषण के रोकथाम व नियंत्रण किस प्रकार किया जा सकता है। देखिए, घरेलू सतह पर लकड़ी या उबले जलाने के स्थान पर स्वच्छ ईंधन या बायोगैस संयंत्र के जंतु या पादप छेपों से अपघटन से प्राप्त गैस का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। मोटर द्वारा प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कई लोग मिलकर एक गाड़ी में जाने से या सार्वजनिक वाहन का प्रयोग करना चाहिए, जो लोग नहीं करते हैं। लेड रहित पेट्रोल या सीएनजी, कंप्रेस नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस का सबसे अधिक प्रयोग करने से इंजनों की नियमित सफाई व टर्निंग द्वारा भी हम जो है वायु को प्रदूषण को रोक सकते हैं। साथ में अगर हम जो है लाल बत्ती पर या जब प्रयोग न किया जा रहा हो, ऐसी स्थिति में इंजन को बंद करके भी जो है पैसे के साथ साथ वायु प्रदूषण को भी कम कर सकते हैं। और निम्न उपयोग में औद्योगिक प्रदूषण को कम किया जा सकता है, जैसे ऊंची चिमनियां लगाकर, फिल्टर स्थित विधायक अवयव मजक आदि उपकरणों का प्रयोग करके जो प्रदूषकों के पर्यावरण में विसर्जित नहीं होने देते। देखिए दोस्तों, हमारे पास उपाय भी है और हम प्रदूषण करने के कारण भी है। ये सब होता ही रहेगा जब तक हम समझदार और पढ़े लिखे नहीं बन जाते। और ये पढ़ा लिखा और ज्ञानमय तब बनोगे जब त्रिपाण सेंटर को आगे बढ़ाओगे। और आगे बढ़ाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इतना करना है कि अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे जो है कॉपी जो है लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है।